नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज हम सीटेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन हमें बार बार में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला प्रश्न देखिए, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? तो इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे 3 होगा, स्किनर से है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे 3 है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन अंतर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर होगा आंसर यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ देखिए, अनुक्रमिकता पहला ऑप्शन है, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट है, तीसरा है प्रतिवर्ती, चौथा निरंतरता। तो मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? पहला जो ऑप्शन परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण। आनुवंशिक गुणों का जो स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, तो किससे होता है? ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। जो आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उनके माता पिता एवं उनके पूर्वजों से होता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? तो किस विचारक का है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे 3 होगा, जेम्स ड्रेवर का है। जेम्स ड्रेवर का है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो आनुवंशिकता संबंधी कौन सा इसमें कारक है? पहले आँखों का रंग है, दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता है, तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति है, चौथा है चिंतन पैटर्न। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट, आँखों का रंग। जो आँखों का रंग होता है आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है। प्रश्न, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। तो माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे 2 होगा, वंशानुक्रम कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिए, विशिष्ट शारीरिक लक्षण, दूसरा विशिष्ट बुद्धि, तीसरा विशिष्ट चरित्र। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, ये सभी। तो विशिष्ट शारीरिक जो लक्षण है ये भी जो है बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है, विशिष्ट बुद्धि भी है और विशिष्ट चरित्र भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, ये सभी हैं। ठीक है। ए बी तो ये सभी हैं यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, क्या है? तो आनुवंशिकता, पहला ऑप्शन निर्भर है, दूसरा है पूरक है, तीसरा सहयोगी है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे 4 होगा। आनुवंशिकता तथा वातावरण पूरक भी हैं, निर्भर भी हैं, सहयोगी भी हैं। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है मानसिक विकास, चौथा है शारीरिक विकास। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट होगा। ठीक है, 4 मतलब कि यहाँ पे सभी सही है। सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चारों पर पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। किसी बालक का जो शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है तो किससे होता है? तो पहला ऑप्शन केवल पिता के डीएनए से, दूसरा केवल माता के डीएनए से, तीसरा है माता व पिता दोनों के डीएनए से, न तो माता के और न ही पिता के डीएनए से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। माता एवं पिता के दोनों के डीएनए से क्या होता है? शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, समाजीकरण का अर्थ है। समाजीकरण का अर्थ है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाज में समायोजित होना। समाज में समायोजित होना समाजीकरण का यही अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, समाजीकरण सहयोग करने वाली व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में से यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका जो सही उत्तर होगा यह कथन रास का है। आंसर यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समाजीकरण के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन देखिए, संस्कृत का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। ये तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, असत्य आपको कहना है। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवय समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। ये भी क्या है? ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी जो है असत्य नहीं है। अगला देखिए, पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। ठीक है, यही गलत है। जो पालने के तरीके होते हैं ये बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका जो है प्रभाव पड़ता है। जो पालन पोषण होता है इसका प्रभाव जो है समाजीकरण पर पड़ता है। तो यही ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ पे तीसरा का ऑप्शन यहाँ पे जो है 3 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व है? तो आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। ऑप्शन यहाँ पे 1 है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, सभी है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? यहाँ पे सभी है। ठीक है, किसी बालक के समाजीकरण धर्म का जो महत्व है आदर्शों में भी है, अनुकरण में भी है, संस्कार में भी, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन को प्राप्त किया जाता है, उन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो क्या किसको महत्व दिया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट होगा, ये सभी। ठीक है, समाजीकरण में मानकों, मूल्यों, विश्वासों इन सभी को प्राप्त किया जाता है तथा समाज में उन्हें महत्व दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कौन सा तत्व आवश्यक है? यहाँ पे ऑप्शन 1 है, परिवार एवं पास पड़ोस। परिवार एवं पास पड़ोस, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे से है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है जन्म से 2 वर्ष तक किससे सबसे बेहतर सीखता है? पहला ऑप्शन देखिए, निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा, दूसरा अमूर्त तरीके के चिंतन द्वारा, तीसरा भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, चौथा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा, इंद्रियों को प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो जीन पियाजे का जो पहला स्तर होता है इंद्रजनितगामिक अवस्था होता है, तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो किसका कथन है? यह जीन पियाजे का है। किसका है? जीन पियाजे का है। ऑप्शन वहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो क्या कहा है? इसका जो सही उत्तर होगा सात्विकरण का है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो कितने वर्ष तक के बच्चों में अभाव पाया जाता है संज्ञानात्मक विकास की? तो यहाँ पे जो उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे 2 करेक्ट होगा। 6 वर्ष तक के बच्चों में जो होता है संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे 3 करेक्ट है, जीन पियाजे ने दिया था। तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। तो कितनी अवधि तक होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की? तो कितनी होती है? 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होती है। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही उत्तर होगा जॉन डेवी के द्वारा किया गया था। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डेवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो लैब विद्यालय के उदाहरण कौन है? यहाँ देखिए, पहले है फैक्ट्री विद्यालय, दूसरा है प्रगतिशील विद्यालय, तीसरा है पब्लिक विद्यालय, चौथा है सामान्य विद्यालय। तो लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे प्रगतिशील विद्यालय जो होते हैं वो लैब विद्यालय के उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? किसकी उल्लेखनीय रही है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा गीजूभाई की। किसकी? गीजूभाई की उल्लेखनीय रही है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। तो कौन सा शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। कौन सा? बाल केंद्रित शिक्षा जो है पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो सामान्यतः सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वैज्ञानिक रूप से सीखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो कौन सी आपको बताना बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? देखिए, जो पहला ऑप्शन है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये तो बाल केंद्रित शिक्षा का है। बालक के मानव विज्ञान को समझना, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, यह जो है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। यही ऑप्शन जो है 3 करेक्ट है। यही बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो है एक समर्थन के रूप में बताइए कि जो बालक की शिक्षा है तो किस पर आधारित होनी चाहिए? किस पर आधारित होनी चाहिए? इसका जो सही उत्तर होगा बालक के मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संयोगों पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सीखना किसी स्थिति के प्रति को दर्शाता है। जो सीखना होता है किसी स्थिति के प्रति को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? तो सक्रिय प्रतिक्रिया दर्शाता है। अगर आप सक्रिय रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम के संदर्भ में कौन सा जो कथन है सही नहीं है? ठीक है, तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ये तो सही है। ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग में सहायक, ये भी क्या है? करेक्ट है। विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, यही करेक्ट नहीं है। ठीक है, अधिगम जो होता है विषय वस्तु को रटकर याद करने पे बल नहीं देता है। ऑप्शन यहीं पे 3 करेक्ट है। ठीक है, यही जो कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? उत्तर यहाँ पे 4 होगा, मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो कैसी खोज जो है
साथ साथ चलती रहती है, तो वैज्ञानिक खोज ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है, तो चौमस्की के अनुसार जब भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। 5वां प्रश्न देखिए, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम में बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है, इसका जो सही उत्तर होगा जीन पियाजे का है। ठीक है, जीन पियाजे का है, ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो किस प्रकार का अधिगम कहलाता है, इसका सही उत्तर होगा क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। कौन सा? क्रियात्मक अधिगम कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत, तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत कौन सा आता है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर कौन सा होगा बताइए आप? 4 करेक्ट होगा। ठीक है, तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत जो आता है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या करते हैं? बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। तो संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है, तो किस में किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा शाब्दिक अधिगम में। किसमें? शाब्दिक अधिगम में किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है।